28 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ एक्ट 1995 के तहत गठित ट्रिब्यूनल की शक्तियों और दायरों पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है कि जिसकी जमीन थी वो भी मुस्लिम और जिसने कब्जा किया वो भी मुस्लिम। जब तक किसी भी जमीन की कागजी कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक वक्फ ट्रिब्यूनल उस पर कोई सुनवाई नहीं कर सकता। वक्फ बाय यूजर के नाजायज इस्तेमाल पर अंकुश लगा दिया है। कुछ जानकारों के अनुसार भारत में वक्फ बोर्ड की कुल संपत्ति का 80 से 85% वक्फ बाय यूजर के प्रावधान का गलत इस्तेमाल करके कब्जाया हुआ है। नमस्कार दर्शकों, 28 जनवरी 2026 को वक्फ बोर्ड से जुड़ी एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आई, लेकिन क्योंकि देश भर में यूजीसी के नए नियमों को लेकर बवाल मचा हुआ था तो ये खबर चर्चा में आ नहीं पाई। 28 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ एक्ट 1995 के तहत गठित ट्रिब्यूनल की शक्तियों और दायरों पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। यह मामला हबीब अलादीन और अन्य बनाम मोहम्मद अहमद का है, जो 28 जनवरी 2026 को जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने तय किया। इस फैसले से वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवादों में ट्रिब्यूनल और सिविल कोर्ट की भूमिका पर नई रोशनी पड़ी है। आइए विस्तार से समझते हैं इस फैसले की पृष्ठभूमि, मुख्य तर्क और परिणाम को। अच्छी बात यह रही कि यह मुद्दा हिंदू बनाम मुस्लिम नहीं था, वरना इस मुद्दे को वक्फ के रूप में नहीं हिंदू बनाम मुस्लिम के रूप में ज्यादा देखा जाता। यहां वादी और प्रतिवादी दोनों मुस्लिम ही हैं, यानी जिसकी जमीन थी वो भी मुस्लिम और जिसने कब्जा किया वो भी मुस्लिम। पहले मामले की पृष्ठभूमि पर नजर डालते हैं। हबीब अलादीन की जमीन थी, उसने बिल्डर द्वारा उस जमीन पर एक कॉम्प्लेक्स बनवाया और ग्राउंड फ्लोर की जगह खाली रही होगी तो वो जगह उसने नमाज पढ़ने के लिए दे दी। लेकिन धीरे धीरे वहां मोहम्मद अहमद नाम के व्यक्ति की दावेदारी बढ़ती गई और एक समय बाद हबीब अलादीन ने अपनी जमीन पर बने कॉम्प्लेक्स के ग्राउंड फ्लोर पर बनी मस्जिद में मोहम्मद अहमद का आना जाना बंद कर दिया और शायद नमाज भी बंद करवा दी हो। उसके बाद मोहम्मद अहमद पहुंचे वक्फ ट्रिब्यूनल और उन्होंने ये कहा कि ये जमीन नमाज के लिए इस्तेमाल हुई है, इसलिए इस्लाम की दृष्टि से ये अब वक्फ की है और वक्फ बाय यूजर के तहत उस मस्जिद पर अधिग्रहण की मांग की। अब इसके खिलाफ हबीब अलादीन जिनकी जमीन है उन्होंने भी अपील करने का निश्चय किया। मालूम होता है कि हबीब अलादीन जरूर पढ़े लिखे और समृद्ध मुस्लिम होंगे जिन्हें कानून की जानकारी है, तभी वो ये कदम उठा पाए, वरना अगर कोई आम नागरिक होता तो शायद वक्फ ट्रिब्यूनल के खिलाफ जाने की कोशिश ना करता। तो हबीब अलादीन पहले ट्रिब्यूनल के पास गए और कहा कि इस जमीन को वक्फ घोषित करने की कोई कागजी कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए ट्रिब्यूनल के पास इस जमीन पर सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। लेकिन ट्रिब्यूनल ने हबीब अलादीन की अपील ठुकरा दी। उसके बाद हबीब अलादीन हाईकोर्ट गए, वहां भी उन्होंने यही बात बोली, लेकिन हाईकोर्ट ने भी हबीब अलादीन की बात नहीं मानी। उसके बाद हबीब अलादीन सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात स्वीकार की और केस की सुनवाई हुई। अब आते हैं इस केस की सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद 2 जज की बेंच द्वारा दिए गए फैसले के मुख्य बिंदुओं पर। सबसे पहले कोर्ट ने वक्फ ट्रिब्यूनल के क्षेत्राधिकार सीमित किया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ट्रिब्यूनल केवल उन संपत्तियों पर विवाद तय कर सकता है जो वक्फ एक्ट की धारा 5 के तहत अधिसूचित औकाफ की सूची में शामिल हो या धारा 37 के तहत वक्फ बोर्ड द्वारा पंजीकृत हो। यदि संपत्ति इस सूची में नहीं है तो ट्रिब्यूनल संपत्ति को वक्फ घोषित करने या स्वामित्व देने का अधिकार नहीं रखता। यानी कि ट्रिब्यूनल केवल उन मामलों में सुनवाई कर सकता है जो या तो पहले ही राजपत्र यानी ऑफिशियल गैजेट द्वारा नोटिफाई हो चुकी हो या कम से कम वक्फ द्वारा रजिस्टर हो।
यानी उसकी कोई ना कोई कागजी कार्रवाई हो चुकी हो। इसके बाद कोर्ट ने पिछले फैसलों का विश्लेषण भी किया। रमेश गोविंदराम बनाम सुगरा हुमायूं मिर्जा वक्फ 2010 के फैसले को सही ठहराया, जहां कहा गया था कि ट्रिब्यूनल की शक्तियां धारा 6 और 7 तक सीमित हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल को 2013 के संशोधन से अतिक्रमण हटाने की शक्ति मिलने को भी कोर्ट ने स्वीकार किया। कोर्ट ने राशिद वली बेग 2022 और कुछ अन्य फैसलों की आलोचना की, जहां ट्रिब्यूनल की व्यापक शक्तियां मानी गई थी। इसके बाद सिविल कोर्ट की भूमिका पर कोर्ट ने कहा कि धारा 85 के तहत सिविल कोर्ट का क्षेत्राधिकार केवल उन मामलों में हटाया जा सकता है जहां ट्रिब्यूनल को स्पष्ट शक्तियां दी गई हों, अन्यथा विवाद सिविल कोर्ट में ही जाएंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, इस केस का निर्णय क्या आया। जब प्रतिवादी ने दावा किया कि संपत्ति नमाज के लिए इस्तेमाल की गई है, इसलिए उपयोग से वक्फ यानी वक्फ बाय यूजर है, तो कोर्ट ने इस पर फैसला नहीं दिया, उसे खुला छोड़ दिया। हालांकि कहा कि वक्फ एक्ट की धारा 3 के खंड आर के खंड आई के तहत ट्रिब्यूनल तभी सुनवाई कर सकता है जब संपत्ति सूचीबद्ध हो। तो इस सब का निष्कर्ष क्या निकला। पहला तो यह कि हबीब अलादीन की जमीन का फैसला अभी नहीं हुआ है। दूसरा ये कि इस केस से कम ये निर्धारित हो गया कि जब तक किसी भी जमीन की कागजी कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक वक्फ ट्रिब्यूनल उस पर कोई सुनवाई नहीं कर सकता। और कागजी कार्रवाई के बाद भी ट्रिब्यूनल के अधिकार सीमित हैं, जिनके द्वारा ट्रिब्यूनल बस मुतवल्ली को नियुक्त या निष्कासित कर सकता है। अगर वक्फ की जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है तो उसे हटा सकता है, या अगर किसी को गजट से ही आपत्ति है तो उसे सुन सकता है। इस फैसले के दूरगामी प्रभाव क्या हैं? विशेषज्ञों का मानना है कि इससे वक्फ बोर्ड को संपत्ति की सही सूची बनाने पर जोर देना पड़ेगा, अनियमित वक्फ दावों पर अंकुश लगेगा और सिविल कोर्ट में अधिक मामले जा सकते हैं। यह धार्मिक संपत्तियों के विवादों में पारदर्शिता और कानूनी स्पष्टता बढ़ाएगा। यह था सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला, जिसने कम से कम वक्फ बाय यूजर के नाजायज इस्तेमाल पर अंकुश लगा दिया है। कुछ जानकारों के अनुसार भारत में वक्फ बोर्ड की कुल संपत्ति का 80 से 85% वक्फ बाय यूजर के प्रावधान का गलत इस्तेमाल करके कब्जाया हुआ है। इस फैसले के बाद शासन, प्रशासन, न्यायपालिका को वक्फ ट्रिब्यूनल के क्षेत्राधिकार पर स्पष्टता मिलेगी, जिससे भविष्य में सरकारी एवं निजी संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड द्वारा नाजायज कब्जा करने पर रोक लगेगी। आगे भी इस तरह की खबरों को जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा नाम है धीरज। फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए विषय लेकर। नमस्कार।